तो आज हम बात करेंगे वर्क के टाइप्स पर कि वर्क डन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, मतलब 3 तरीके के वर्क्स होते हैं फिजिक्स के अनुसार। सो वर्क हैज़ 3 टाइप्स, ओके, और यू कैन से वर्क इज ऑफ 3 टाइप्स एंड व्हाट आर दे। पहला जो है वो है पॉजिटिव वर्क। सो फर्स्ट वन is positive work. Now, what do you mean by positive work? We will discuss it soon. And then comes negative work. So, second wala hai negative work. Now, what is negative work? We will discuss soon. Then comes the zero work. Okay, zero work. ज़ीरो वर्क से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर जो वर्क है ज़ीरो है, मतलब कोई भी वर्क हो नहीं रहा है। ओके, तो वर्क इज ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 इज पॉजिटिव वर्क, नंबर 2 इज नेगेटिव वर्क, नंबर 3 इज ज़ीरो वर्क। अभी हम हर एक वर्क के टाइप को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट इज पॉजिटिव वर्क? नाउ पॉजिटिव वर्क किसे बोलेंगे हम? तो पॉजिटिव वर्क को हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव। वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव, said to be positive if a force acting on the body increases the speed or velocity of the body, increases the speed of the body in the direction of force, in the direction of force। तो पॉजिटिव वर्क क्या है? पॉजिटिव वर्क हम कब बोलेंगे कि वर्क डन को हम पॉजिटिव तभी कह पाएंगे और तभी कहा जाता है जब फोर्स अप्लाई किया जाता है। फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी बॉडी के ऊपर, और सिर्फ एक्ट ही नहीं कर रहा, एक्ट करने के बाद जो बॉडी है उसका स्पीड को भी ये इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब स्पीड को ये बढ़ा रहा है। तब जाके हम बोल सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव वर्क है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सपोज़ हमने ऐसे फोर्स दिया इस तरफ से, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट सपोज मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी के साथ, ओके। सो v इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। फिर हमने फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करने के बाद ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में मूव हुआ जिस डायरेक्शन में हम फोर्स दे रहे थे। मीन्स इस डायरेक्शन में फोर्स दे रहे थे तो इसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और मूव करने के बाद उसका वेलोसिटी भी इंक्रीज़ हुआ। अब इसका वेलोसिटी बन चुका है, सपोज मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी इंक्रीज़ हुआ है और इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन हुआ है। देयर इज सम एक्सेलरेशन, समझे। तो ये था पॉजिटिव वर्क, मतलब जब फोर्स अप्लाई होगा और किसी भी ऑब्जेक्ट पर होगा और ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा। किस डायरेक्शन में जाएगा, बढ़ेगा? इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स और अप्लाइड फोर्स, कुछ भी बोल सकते हो। तब जाके हम बोलेंगे कि वर्क डन जो है वो पॉजिटिव हुआ है, मतलब पॉजिटिव वर्क हमने किया है, ठीक है। नाउ व्हाट इज नेगेटिव वर्क? अच्छा, इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1, lifting a weight upwards
बाय अप्लाइंग अपवर्ड फोर्स। इसका मतलब ये है किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाना। सपोज वेट लिफ्टिंग जो करते हैं लोग, उसमें क्या होता है, ऐसे करके जो है इसको उठाया जाता है, लोग इसको उठाते हैं। कहाँ से? ज़मीन से, ग्राउंड लेवल से इसको उठाकर अपने हेड के लेवल के ऊपर लिया, वो लोग ले जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ओके, दे आर अप्लाइंग व्हाट, दे आर अप्लाइंग फोर्स। और फोर्स जो है वो कितना अप्लाई कर रहे हैं वो लोग, तो आप बोलोगे कि ऑब्जेक्ट जो है इसका जो ये जो वेट है, ठीक है, इनके वेट से ज़्यादा, मतलब तो इनका वेट जो है वो है mg, मीन्स मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इनके वज़न से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने के बाद जो है वेट लिफ्टर्स इस वेट को उठा पाते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप यहाँ पर एक हैवी बॉक्स है, सपोज आप इसमें एक ज़मीन पे रखा हुआ है एक हैवी बॉक्स, ठीक है, तो आपको इसको उठाकर सपोज टेबल पर रखना है। अभी ज़मीन पर है, ग्राउंड लेवल पर है, इसको आपको उठाकर इस टेबल में रखना है। ओके, सपोज दिस इज़ द टेबल, यहाँ पर रखना है। तो क्या करोगे आप, तो आप फोर्स अप्लाई करोगे, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रहा है। ग्रेविटी मतलब वेट इज इक्वल टू mg। ओके, ग्रेविटी इस पर एक्ट कर रहा है। तो इस ग्रेविटी को ओवरकम करने के बाद, ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ऑब्वियसली। किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी इस तरफ ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, आपको इसको इस तरफ खींचना है। और कितना फोर्स देकर खींचना है, इससे डबल, डबल नहीं मतलब इससे ज़्यादा, इससे फोर्स ज़्यादा देकर आपको इसको खींचना है। तभी जाकर क्या होगा, ऑब्जेक्ट उठेगा। ओके, और जब ऑब्जेक्ट उठेगा, ठीक है, तो सपोज इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो v है। इस पॉइंट में जाने के बाद v1, इस पॉइंट में v2, फिर इस पॉइंट में v3। क्यों? बिकॉज हम जो फोर्स दे रहे हैं अपने हाथों से वो कांस्टेंट फोर्स नहीं है ना। व्हाट इज ए कांस्टेंट फोर्स? कांस्टेंट फोर्स मतलब जो फोर्स हमें, मतलब जिस फोर्स का वैल्यू, सपोज कांस्टेंट फोर्स है सपोज 5 न्यूटन, मतलब उस ऑब्जेक्ट पर सिर्फ 5 न्यूटन का फोर्स ही लगेगा, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, इतना फोर्स ही लगेगा। लेकिन हमारे हाथों से हमें ये मेजर नहीं कर सकते हैं कि हम कितना फोर्स दे रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए। तो वी आर नॉट श्योर दैट वेदर वी आर अप्लाइंग दैट मच फोर्स। सपोज हमने x न्यूटन फोर्स दिया, हमें ये नहीं पता कि x क्या है, ठीक है, लेट इट बी 50 न्यूटन फोर्स। ओके, 50 न्यूटन फोर्स हमने दिया, अच्छा और कम कर दो, 25 न्यूटन दिया, ठीक है। हमें गारंटी नहीं दे सकते हैं कि हम सिर्फ 25 न्यूटन फोर्स ही इस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि इस पॉइंट में 25 न्यूटन हो, इसमें हमने और ज़्यादा अपना शक्ति लगाया, लगाने के बाद हमने और ज़्यादा फोर्स दिया और ये बढ़कर हो गया 30 न्यूटन, फिर इस पॉइंट में जाके 35 न्यूटन, ठीक है। वी आर नॉट श्योर। अब जैसे जैसे फोर्स बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्या होगा, ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होगा या फिर स्पीड होगा वो बढ़ेगा। क्यों भाई? बिकॉज सपोज सपोज यहाँ पर एक गाड़ी है, ठीक है, दिस इज ए गाड़ी। ओके, दिस इज ए कार, गाड़ी है, यहाँ पर एक खड़ा हुआ है, यहाँ पर ये खड़ा हुआ है। ओके, तो अभी इस गाड़ी को हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया इस गाड़ी के ऊपर, ठीक है। पहले एक इंसान ने फोर्स दिया, तो गाड़ी का वेलोसिटी जो था वो 1 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है। जब दो दो लोगों ने फोर्स दिया 2f, तब गाड़ी का जो वेलोसिटी हुआ वो भी 2 मीटर पर सेकेंड हुआ। क्यों? बिकॉज एक इंसान ने जितना फोर्स दिया एज कॉम्पेयर दो इंसान ने जितना फोर्स दिया वो ऑब्वियसली इससे ये ज़्यादा होगा। ओके, फिर 3 लोगों ने जब फोर्स दिया तब वेलोसिटी हो सकता है 5 मीटर पर सेकेंड और मे बी 3 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ऑब्वियसली 2 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा होगा। क्यों? बिकॉज 3 लोग एक साथ धक्का दे रहे हैं, मतलब 3 लोगों का फोर्स जो है एक्सर्ट हो रहा है एज कॉम्पेयर टू 2 फोर्स, 2 लोगों के फोर्स से ज़्यादा होगा ऑब्वियसली।
ठीक है। ऐसा नहीं कि दो लोग जो फोर्स देंगे वो तीन लोग भी सेम फोर्स देंगे। ऐसा कब होगा? जब तीन लोगों में से, सपोज ये तीन लोग हैं, इन तीन लोगों में से ये वाला या फिर ये वाला, इनमें से कोई भी एक अगर फोर्स ना दे, ठीक है, सिर्फ पकड़ के रखे गाड़ी को, तब जाके हो सकता है कि दो लोगों का फोर्स तीन लोगों के फोर्स के साथ इक्वल होगा। लेकिन अगर तीन लोग 1 न्यूटन के फोर्स के साथ भी अगर धक्का दे, तब भी क्या होगा? फोर्स होगा 3 न्यूटन, और यहाँ पर फोर्स कितना होगा? 2 न्यूटन। ओके, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी जो है उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। वैसे ही अगर इस पॉइंट में हमने फोर्स दिया 25 न्यूटन, तो इसका वेलोसिटी कुछ और होगा। फिर सिमिलरली अगर हम इस पॉइंट में हमारा जो फोर्स है उसका जो अगर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है अगर हम इसको इंक्रीज कर देते हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा? इसमें इस पॉइंट में वेलोसिटी और भी बढ़ जाएगा, बिकॉज फोर्स ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? ज़्यादा। ओके, फिर इस पॉइंट में हमने और फोर्स दिया तो और वेलोसिटी स्पीड इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो हम ये गारंटी नहीं दे सकते हैं कि हम कांस्टेंट फोर्स ही अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। ओके, तो इसीलिए ये जो है पॉजिटिव वर्क है। तो पॉजिटिव वर्क में क्या होता है? बस फोर्स अप्लाई करने के बाद ऑब्जेक्ट मूव करेगा, और मूव करतेगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा और फिर स्पीड क्या होगा? वो इंक्रीज करेगा, और वो किस तरफ जाएगा? इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, एंड नंबर सेकंड is stretching of a spring. Stretching of a spring. जब भी हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं, जैसे कि ऐसे करके स्प्रिंग होता है, ठीक है, पहले स्प्रिंग ऐसा होता है, ओके, ऐसा होता है, ऐसा होता है एकदम। फिर जब इसे हम खींचते हैं तो ऐसे होते होते जाता ही है, ठीक है। तो जब आप स्प्रिंग खींचोगे तब आपको ये पता नहीं होगा कि आप इसमें कितना फोर्स दे रहे हो, ठीक है। मैं आपको गारंटी देके बता सकता हूँ कि आप कांस्टेंट फोर्स नहीं दे रहे हो, कांस्टेंट फोर्स आप नहीं दे रहे हो, बिकॉज ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हो कि कांस्टेंट फोर्स देना इज़ लगभग इम्पॉसिबल, बिकॉज वी आर नॉट एक्चुअली वी आर नॉट एबल टू मेजर द फोर्स वी आर अप्लाइंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक, अगर मशीन होता तो हम कांस्टेंट फोर्स दे सकते थे, लेकिन क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी है तो हमारे ब्रेन में मतलब उतना मैग्नीट्यूड, हम कितना मैग्नीट्यूड से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका जो मेजर है वो हमें नहीं पता होता। ठीक है, तो जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि इसको और ज़ोर से खींचने का। ओके, इट इज़ कॉमन, इट इज़ ऑब्वियस। ठीक है, हम अपने शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए इसको और ज़ोर से खींचते हैं। तो और ज़ोर से खींचना मतलब क्या? ज़्यादा फोर्स देना, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना। ठीक है, यूज़ ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने के बाद ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा मतलब क्या? एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। एक्सेलरेशन ज़्यादा मतलब क्या? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी ज़्यादा होगा मतलब क्या? कि स्पीड ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, स्पीड बढ़ेगा। इसलिए स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग भी पॉजिटिव वर्क में इंक्लूडेड है। नाउ व्हाट इज नेगेटिव वर्क? वेल, नेगेटिव वर्क जो है वो पॉजिटिव वर्क का ऑपोजिट है। नेगेटिव वर्क, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि वर्क डन इज सेड टू बी नेगेटिव। वर्क डन इज said to be negative, if force acting in a direction opposite to the direction of applied force, opposite to the direction of motion, opposite to the direction of motion, decreases the speed of the moving object or moving body. Okay, so work done is said to be
negative if force acting in a direction opposite to the direction of force decreases the speed of the moving body. मतलब सपोज ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है इस तरफ, द डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन. Okay, the object is moving in this direction, so direction of motion is in this direction. Now हमने क्या किया, हमने डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट किया. मीन्स वी आर अप्लाइंग फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन वी आर अप्लाइंग फोर्स. तो जाहिर सी बात है कि अगर आप एक बाईसाइकिल चला रहे हो और आप पैडल कर रहे हो, तो पैडल करने के बाद बाईसाइकिल किस तरफ मूव होगा, तो आप बोलोगे भाई इस तरफ. ओके, सामने की तरफ, फ्रंट. ठीक है, लेकिन जब एट द मोमेंट यू प्रेस्ड द ब्रेक्स, ओके, यू अप्लाइड द ब्रेक्स, जिस मोमेंट पे आपने ब्रेक्स को दबाया, ब्रेक्स को यूज़ किया, तब क्या हुआ, तब आपने फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई किया, तो आप बोलोगे हमने फोर्स को इस डायरेक्शन में अप्लाई किया. ठीक है, और इसका रिजल्ट आपको पता है क्या होगा, बाईसाइकिल धीरे धीरे जाके रुक जाएगा. ऐसा क्यों? बिकॉज अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है और हमने फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में दिया, तो जो ऑब्जेक्ट है उसका जो स्पीड है या फिर वेलोसिटी है वो धीरे धीरे करके घटता जाता है. ओके, द स्पीड इवेंचुअली और ग्रेजुअली डिक्रीजेस इफ वी अप्लाई अ फोर्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ठीक है, हमने पढ़ा है मोशन चैप्टर में, ये किसी भी ऑब्जेक्ट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, और इसका ऑपोजिट अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है वो डिक्रीज करता है. ओके, तो इसे हम कहते हैं नेगेटिव वर्क. कि जिस वर्क डन को हम तभी नेगेटिव कह सकते हैं कि जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और इसका रिजल्ट क्या होगा कि मूविंग बॉडी का जो स्पीड है वो डिक्रीज होगा, मतलब कम हो जाएगा, धीरे धीरे कम होगा. ओके, इसे हम बोलते हैं नेगेटिव वर्क. नाउ what are the examples of negative work? नेगेटिव वर्क के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको पता है. वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन क्या काम करता है? फ्रिक्शन अपोज करता है. अपोज मतलब रोकता है. किसको? द रिलेटिव मोशन ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट in contact with the surface of another you can say ground, you can say table, anything. ओके, देखो, जब अच्छा आपको क्या करना है, आपको एक इंक्लाइंड प्लेन पर मतलब इतना भी इंक्लाइन नहीं, इतना, ठीक है, आपको पहला थोड़ा सा स्लोप देना है ऐसे करके इंक्लाइन, फिर आपको एकदम स्ट्रेट एक ऐसा बना लेना है. ठीक है, तो जब आप यहाँ से एक बॉल को छोड़ोगे तो देखोगे कि बॉल का स्पीड नीचे उतरने के वक्त इसके वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करता है. ठीक है, अप टू सम एक्सटेंट इट इंक्रीजेस, बट सडनली एट द इंस्टेंट व्हेन द बॉल रीचेस हियर द वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीजेस. व्हाई? बिकॉज ऐसा नहीं है कि यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन यहाँ पर भी था, लेकिन बॉल का जो वेलोसिटी था, ठीक है, वो इतना ज़्यादा था कि फ्रिक्शन उसको टोटली अपोज मतलब क्या, टोटली स्टॉप नहीं कर पाया. ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन लगा नहीं, यहाँ पर फ्रिक्शन लगा है, ज़रूर लगा है, लेकिन फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो उतना सफिशिएंट नहीं था
बॉल को रोकने के लिए। लेकिन यहाँ पर आने के बाद बॉल का वेलोसिटी क्या हो गया, कम हो गया। ओके, तो वेलोसिटी कम हो गया मतलब क्या, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो गया, धीरे धीरे जो ऑब्जेक्ट है मतलब जो फ्रिक्शन है वो उसने काबू पा लिया, किस पर, बॉल पर। ठीक है, यहाँ पर भी फ्रिक्शन लगा, फ्रिक्शन यहाँ पर भी लगा। ठीक है, जब यहाँ पर फ्रिक्शन लग सकता है तो यहाँ पर भी लगेगा ऑब्वियसली। तो फ्रिक्शन ने यहाँ पर ट्राई किया ऑब्जेक्ट को रोकने का, लेकिन वो नासमर्थ असमर्थ था। मीन्स ही वॉजेंट ही सॉरी इट वॉजेंट एबल टू। ओके, लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन ने फिर से दोबारा ट्राई किया ऑब्जेक्ट को रोकने का, और उसका जो फोर्स है वो धीरे धीरे इस पर काबू पाने लगा, और ऑब्जेक्ट जो है वो स्टॉप हो गया आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में एक्ट हुआ, तो आप बोलोगे ऑपोजिट। कैसे? बिकॉज ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था इस डायरेक्शन में, लेकिन फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा था। ठीक है, फिर इसमें भी बॉल जा रहा था इस तरफ, लेकिन फ्रिक्शन एक्ट कर रहा था इस तरफ। इसलिए फ्रिक्शन जो फोर्स है उसने क्या काम किया है, नेगेटिव काम किया है, मतलब नेगेटिव वर्क किया है। ओके, नाउ अनदर एग्जांपल इज वर्क डन बाय force of gravity on an upward thrown body। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो आपको सबको पता है कि ग्रेविटी मतलब जो एक फोर्स है अर्थ का, जो ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचता है। तो सपोज दिस इज द अर्थ एंड सपोज दिस इज वन बॉल। बॉल को हमने कहाँ फेंका है, ऊपर हमने इसको थ्रो किया है। ओके, वी हैव थ्रोन a ball upwards. Now the ball is going upwards like this. Okay, the ball is going upwards. तो upwards जाने के बाद, upwards जाने के बाद नहीं, upwards जाने के टाइम जो है अर्थ जो है वो क्या करेगा, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा। ड्यू टू हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खींचता है, तो बॉल को भी ऑब्जेक्ट अर्थ जो है, अर्थ का जो ग्रेविटी है खींचेगा। तो यहाँ पर देखो बॉल का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो किस तरफ है, इस तरफ, ऊपर की तरफ। लेकिन अर्थ जो है उसको किस तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ, नीचे नीचे की तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इवेंचुअली क्या होगा, इवेंचुअली धीरे धीरे ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होगा वो कम हो जाएगा, मतलब कम होता रहेगा, और एक पॉइंट पे जाकर उसका वेलोसिटी हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर वहाँ पर 0 मीटर पर सेकेंड होने के बाद फिर देन इमीजिएटली जो ऑब्जेक्ट है वो फॉल करना स्टार्ट करेगा। वाई? बिकॉज अर्थ इज अट्रैक्टिंग द अर्थ इज अट्रैक्टिंग इट। ठीक है, तो अर्थ जो खींच रहा है इसलिए वो क्या होगा, इमीजिएटली नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट कर देगा, और उसका ऊपर एक्सेलरेशन कितना बनेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे गिरने के टाइम। लेकिन ऊपर उठने के टाइम उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये याद रखना। नीचे गिरने के टाइम ऑब्जेक्ट के ऊपर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है विच इज़ इक्वल टू जी, वो होगा पॉजिटिव। लेकिन ऊपर उठने के बाद जी जो होगा, सॉरी एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी जो होगा वो माइनस में होगा। ओके, बिकॉज वहाँ पर जाके ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, रिटर्ड कर रहा है। रिटर्ड मतलब क्या, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कम हो रहा है, मतलब रिटर्डेशन, और रिटर्डेशन मतलब क्या, माइनस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये था नेगेटिव वर्क। नाउ व्हाट इज ज़ीरो वर्क? ज़ीरो वर्क, work done is said to be zero if
applied force is 0 or displacement is 0 or the angle between displacement and force is 90 degrees. तो ज़ीरो वर्क कब बोला जाएगा या फिर कब बोलते हैं हम कि वर्क डन ज़ीरो है? जब अप्लाइड फोर्स ज़ीरो हो, या फिर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो, या फिर एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में अगर एंगल 90 डिग्रीज हो, तब हम बोलेंगे कि वर्क डन ज़ीरो है। सॉरी। तो वर्क डन जो है वो इज इक्वल टू W इज इक्वल टू F इंटू S इंटू कॉज थीटा। ओके, तो अगर फोर्स ज़ीरो है तो ज़ीरो इंटू S इंटू कॉस थीटा, मतलब क्या? एवरीथिंग इज ज़ीरो, वर्क डन ज़ीरो। नाउ डिस्प्लेसमेंट अगर ज़ीरो हो तो S ज़ीरो, तो F इंटू ज़ीरो इंटू कॉस थीटा, मतलब क्या? एवरीथिंग इज ज़ीरो। सिमिलरली अगर अभी S और F ज़ीरो नहीं है, कॉस अगर 90 डिग्रीज होता है तो हमें पता है कि कॉस 90 डिग्रीज इक्वल टू ज़ीरो, सो F इंटू एस इंटू ज़ीरो कितना होगा? ज़ीरो। तो वर्क डन इज ज़ीरो। तो इन ऑल दिस थ्री केसेस द वर्क डन इज ज़ीरो। इसका मतलब कि वर्क डन ज़ीरो तभी होगा जब अप्लाइड फोर्स ज़ीरो हो, या फिर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो, या फिर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल 90 डिग्रीज हो। ओके, नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ज़ीरो वर्क? पहला एग्जांपल, work done by the gravitational force of sun acting on the planets moving in the circular path is zero. And why is it so? तो देखो, work done by the gravitational force of sun acting on the planets moving in the circular path is zero. Why? Now, सर्कुलर पाथ में जो प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, तो वो लोग किस मोशन में मूव कर रहे हैं? तो आप बोलोगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जाहिर सी बात है, ये सन है यहाँ पर, दिस इज आवर सन। ओके, सन के ग्रेविटेशनल पुल के वजह से, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, नॉट पुल, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो है प्लैनेट्स जो है वो किस डायरेक्शन किस पाथ में मूव कर पाते हैं? सर्कुलर पाथ में। और इनका डायरेक्शन ऑफ मोशन किस तरफ होता है? तो आप बोलोगे डायरेक्शन ऑफ मोशन इज टेंजेंशियल। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग इन a circular path is tangential to the circular path. सो ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो टेंजेंशियल है सर्कुलर पाथ से। सर्कुलर पाथ है ये, इसका टेंजेंशियल मीन्स इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट मतलब जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, एक्चुअली मूव तो ऐसे कर रहा है। ठीक है, एक्चुअली मूव ऐसे हो जा रहा है। क्यों? बिकॉज इसको एट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, इसको जो है खींच रहा है, इसलिए ये इस तरफ मूव हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो मूव कर रहा है इस तरफ, मूव करने की कोशिश कर रहा है किस तरफ? इस तरफ, इन दिस डायरेक्शन, लेकिन उसको खींचा जा रहा है इसलिए वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है जो ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये है मोशन का डायरेक्शन इस तरफ, और फोर्स है इस तरफ, फोर्स है अंदर की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल
फोर्स ऑफ द सन। तो फोर्स है इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ, दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्रीज। तो 90 डिग्रीज हुआ तो वर्क डन क्या होता है, तो आप बोलोगे 0। दैट्स वाई वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एक्टिंग ऑन द प्लैनेट्स मूविंग इन द सर्कुलर पाथ इज 0। ठीक है, तो टेंजेंशियल है, इसीलिए टेंजेंशियल मतलब ऐसा, और फोर्स है इस तरफ सेंटर की तरफ। ओके, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्रीज है और हमें पता है कि 90 डिग्रीज होता है तो वर्क डन 0 होता है। ओके, तो आप अब सबको याद रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, सो द वर्क डन बाय द द सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन। ओके, नाउ सेकंड एग्जांपल, वर्क डन by a porter carrying a suitcase on his head and moving on a platform horizontal platform is 0। तो वर्क डन बाय ए पोर्टर कैरिंग ए सूटकेस, अब यहाँ पर पोर्टर की जगह पर आप देख सकते हो एनी पर्सन, बाय ए पर्सन। ठीक है, पोर्टर होगा ऐसा बात नहीं है, कोई भी इंसान के साथ ही ऐसा होगा। ओके, किसी भी इंसान के साथ। सो वर्क डन बाय ए पर्सन कैरिंग ए सूटकेस ऑन हिज हैंड एंड मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म इज 0। तो यहाँ पर मीन करने की कोशिश ये किया गया है, सपोज दिस इज suppose this is the person, okay, he is moving, okay, he is like this, he is carrying a load, he is carrying a load on his, or suitcase on his head। तो अभी क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वर्क डन 0 कैसे है। नाउ सी, जो लौंडा है वो किस प्लेटफॉर्म में मूव कर रहा है, वो बोला गया है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मीन्स लाइक दिस 180 डिग्री, एकदम फ्लैट सरफेस। ओके, नाउ सूटकेस का डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है आपको पता है, तो आप बोलोगे भाई ये तो इस तरफ हो रहा है, एंड यू आर राइट, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है बिकॉज ऑफ जो इंसान है वो इस तरफ मूव कर रहा है। अच्छा, मे बी इंसान इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, जो लौंडा है अभी इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, तो इस तरफ वो मूव कर रहा है, ठीक है। सो द पर्सनस डायरेक्शन ऑफ मोशन इज इन दिस डायरेक्शन। अभी हमारा जो ग्रेविटी है वो अब सूटकेस को किस तरफ खींच रहा है, तो आप बोलोगे ग्रेविटी सूटकेस को नीचे की तरफ खींच रहा है ऐसे। ओके, लेट दिस बी विद अनदर इंक, ग्रेविटी इसको इस तरफ खींच रहा है, नीचे की तरफ। दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है और ग्रेविटी इसको इस तरफ खींच रहा है, नीचे की तरफ, और दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा 0। ओके, तो ग्रेविटी इसको खींच रहा है नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ, दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90, तो इसलिए वर्क डन 0। ऐसा नहीं कि सिर्फ मत्थे पर, हेड पर लेके जा रहा है सूटकेस को, ऐसा नहीं है। अगर अगर जो इंसान है उसके हाथ में भी अगर सूटकेस हो, सपोज दिस इज द सूटकेस, ठीक है, दिस इज द सूटकेस एंड दिस इज हिज लेग्स।
सो अगर सूटकेस को ऐसे ले रहा है और जो इंसान, जो पर्सन है, अगर वो हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पर मूव कर रहा है, ठीक है, ये सूटकेस है, तब भी वर्क डन जो होगा वो होगा ज़ीरो। कैसे? क्योंकि अभी जो पर्सन है इस तरफ मूव कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज दिस तरफ, मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज दिस, इन दिस डायरेक्शन, बट द ग्रेविटी इज attracting the object or suitcase in which direction? In downwards. ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ। दोनों के बीच में एंगल क्या है? 92। तो वर्क डन में क्या होगा? ज़ीरो। ओके, तो इसीलिए वर्क डन होगा ज़ीरो, तो इसे हम बोलते हैं ज़ीरो वर्क। अभी व्हाट इज़, अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इज़ इट पॉसिबल, is it possible that a body be in an accelerated motion under a force acting on a body, sorry, on the body, yet no work is being done by the force? ऐसा हो सकता है क्या कि एक ऑब्जेक्ट एक एक्सेलरेटेड मोशन में हो और एक फोर्स एक्ट हो रहा है उस बॉडी के ऊपर, लेकिन कोई भी वर्क नहीं हो रहा है फोर्स के द्वारा? मतलब जो फोर्स है वो कोई भी वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन वो फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर लागू हो रहा है और ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में, सॉरी एक्सेलरेटेड मोशन में मूव कर रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? तो आपका आंसर, तो मेरा आंसर होगा जी हाँ। क्यों? बिकॉज इसका एग्जांपल है एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो भी एक एक्सेलरेटेड मोशन है। उसमें सेंटर से ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन में घूमता रहता है, लेकिन जो फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो कोई भी वर्क डन नहीं कर पाता है। इसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि टेंजेंशियल होता है इसका डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्रीज, इसीलिए वर्क डन जीरो होता है। ठीक है, तो इट इज़ पॉसिबल। तो आपको लिखना है येस इट इज़ पॉसिबल, ऐसा हो सकता है। Yes, it is possible when the force is perpendicular to the direction of motion. डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर हो तो ये हो सकता है। ओके, जैसे कि एग्जांपल ले लो। एग्जांपल है कि सपोज ये अर्थ है और ये है मून। तो मून अर्थ के अराउंड में सर्कुलर पाथ में घूमता है एक्सेलरेटेड मोशन में। अर्थ मून को खींच रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, और किस तरफ खींच रहा है? अर्थ की तरफ खींचा है मून को, ठीक है। लेकिन मून मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में? टेंजेंशियल। मूव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी वो सर्कुलर मोशन में मूव करना पड़ रहा है उसको बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ, लेकिन फोर्स हो रहा है इस तरफ, दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, इसलिए वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ ऑन द मून इज ज़ीरो because work done is equal to F into S into cos theta. Here F into S into cos 90 degree. Here answer is 0. Okay, तो ये है आपका आंसर। Now this is the end of this video. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो
like, share, and comment. And if you are pleased with my video, then do subscribe. Do subscribe, and if you wanna solve your doubts, then you can simply comment. The comment box, the comment section is always open, and don't feel shy to ask any doubts you have and any queries you have. In the next video, we will start energy and discuss different types of energy and their uses.